हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म एक्शन ऑफ जीपीसीआर। जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करते हैं। ये सर्पेटिन इन नेचर्स में होते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। जो एन टर्मिनल होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में प्रेजेंट होता है और जो सी टर्मिनल है वो इंट्रा सेलुलर रीजन में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो हमारा जी प्रोटीन है इसके पास 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। और इन तीनों को हम हेटेरोट्राइमर कहते हैं क्योंकि ये तीनों फर्स्ट ऑफ ऑल इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज अभी इनके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से कोई लाइगेंड बाइंड नहीं हुआ होता है। सो सबसे पहले क्या होता है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में एन टर्मिनल रीजन पे लाइगेंड बाइंड होता है, जिसकी वजह से कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। एन टर्मिनल पे लाइगेंड बाइंड हुआ और कन्फर्मेशनल चेंजेस आई हमारी सी टर्मिनल एंड के ऊपर। कन्फर्मेशनल चेंजेस आने के बाद जो हमारा हमारी अल्फ़ा बीटा और गामा फैक्टर होते हैं वो फर्दर अलग अलग हो जाते हैं। कन्फर्मेशनल चेंज आने के बाद जो सी टर्मिनल है वहाँ पे एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं हम गैफ, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। आप जैसे ही गैफ एक्टिविटी होगी जीडीपी जो है वो रिमूव हो जाएगी और जीटीपी अटैच हो जाएगी। तो जीटीपी जो है एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्फ़ा सब यूनिट बीटा और गामा सब यूनिट से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। जैसे ही हमारे जीटीपी के साथ अल्फ़ा फैक्टर अटैच हुआ वो एक्टिवेट करेंगे फर्दर मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि हमारे एफेक्टर मॉलिक्यूल्स। एफेक्टर मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे होते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस, जो मतलब फर्दर आगे जाके अदर इनएक्टिव फॉर्म्स जो भी हैं हमारी उनको वहाँ पे जाके एक्टिव करते हैं। अल्फ़ा सब यूनिट और जो हमारा एडिनाइल साइक्लेज है वो फर्दर आगे उनको एक्टिवेट करेंगे। सो जैसी एक्टिवेशन होगी हमारा एटीपी है जो वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज। लेकिन अब जो हमारा साइक्लिक एएमपी है वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, और जो हमारा लाइगेंड है जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में एन टर्मिनल के साथ बाइंड हुआ था, जिसकी वजह से फर्दर कन्फर्मेशनल चेंजेस आई सी टर्मिनल पे, जिसने उसके बाद गैप एक्टिविटी शो की। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो कैंप है वो फर्दर एक्टिवेट करेगा, वो फर्दर एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करेगा और लाइगेंड हमारा एज अ प्राइमरी मैसेंजर एक्ट करेगा। तो कैंप एक्टिविटी से क्या होगा, वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। हमें पता है काइनेज एक्टिविटी जहाँ भी होगी वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। सो जैसे ही हमारा जो साइक्लिक एएमपी है वो फर्दर एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज ए को। और हमारे पास जो इंट्रासेलुलर रीजन है वहाँ पे प्रोटीन काइनेज प्रेजेंट होता है, जिसके पास 4 सब यूनिट होते हैं। उन 4 यूनिट में सब यूनिट में 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं और 2 कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं। बट जो हमारे कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही टाइटली तरीके से बॉन्ड हो चुके हैं रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ। सो जो हमारा साइक्लिक एएमपी है वो आएगा और बॉन्ड करेगा हमारे रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ और फ्री करवाएगा हमारे कैटालिटिक सब यूनिट्स को। देन हमारे कैटालिटिक सब यूनिट जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे। हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रैप, कैंप रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। जिसका फंक्शन होता है ये एक तरह का मतलब ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। लेकिन इसको भी एक ट्रांसक्रिप्शनल कोएक्टिवेटर की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सीबीपी, क्रैप बाइंडिंग प्रोटीन। सो जो हमारा कैंप है वो फर्दर जो हमारे क्रैब है वो बाइंड करेगा कोएक्टिवेटर, मतलब एज अ कोएक्टिवेटर करेगा और वो अटैच हो जाएगा डीएनए के साथ ताकि वो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करा पाए। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच होता है उसकी वजह से होती हैं। जब और फर्दर जब हमें ये प्रोसेस स्टॉप कराना होता है उसके लिए हमें इसको डीफॉस्फोरिलेट कराना पड़ता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।